हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है सबकी। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने सारे किंगडम्स खत्म कर लिए। अब हम प्लांट्स पर आ गए। फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी में हम रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। रूट में भी हमने रूट की विशेषताएं पढ़ी और उसके जो प्रकार थे वो पढ़े। उसके प्रकारों में हमने मूसला जड़ के रूपांतरण पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। उसके जस्ट बाद हम तने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम किसके बारे में। पहले जड़ों के रूपांतरण, मांसल जड़ का रूपांतरण और रेशेदार जड़ का रूपांतरण, उसके बाद तने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अब जो जड़ें हैं उनका रूपांतरण। तो जड़ों के रूपांतरण में पहला जो है रेशेदार जड़ों का रूपांतरण। रेशेदार जड़ों का रूपांतरण, जैसा कि हमने थोड़ा सा रिवाइज करती चलती हूँ। हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मूसला रूट के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था मूली, गाजर और उसके अलावा शलजम। मांसल भोजन संग्रह करके वो फूल गई थी और उनका आकार बदल गया था। आकार के आधार पर उन्हें कहा गया था तर्कु रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी या फिर अगली थी ग्रंथिल जड़, है ना। फिर राइजोबियम वाली ग्रंथिल जड़ें पड़ी थी, श्वसन जड़ें अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो सबसे पहला जो था जिसमें भोजन इकट्ठा हो गया था उन्हें कहा जाता है, ऐसी जड़ें जिनमें भोजन इकट्ठा हो जाता है उन्हें कहा जाता है मांसल जड़ें। तो रेशेदार जड़ें में भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भोजन इकट्ठा होने से बनने वाली जड़ें, यानी भोजन संग्रह हेतु रूपांतरण। भोजन संग्रह हेतु जो रूपांतरण हुआ है उससे जड़ें मांसल हो गई हैं और उन मांसल जड़ों में भोजन इकट्ठा होने के कारण उनका जो शेप बना है उसके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। मांसल क्यों हो जाती है? भोजन संग्रह हेतु। जब भोजन का संग्रह करती हैं जड़ें तो वो मांसल हो जाती हैं। और उसी का उदाहरण हमने मूसला जड़ में पढ़ा था, तर्कु रूपी, शंकु रूपी और कुंभी रूपी। इसमें हम पढ़ रहे हैं मांसल में भोजन संग्रह हेतु। तो इसका पहला जो प्रकार है कंदिल, कंद के समान हो जाती हैं जैसे कि शकरकंद में। फिर है कंदगुच्छ, कंदगुच्छ यानी कंद, बहुत सारे कंद एक साथ बन जाते हैं जैसे कि डहेलिया में। फिर है हस्ताकार, ऐसी जड़ें हो जाती हैं भोजन इकट्ठा करके ऐसा लगता है हाथों की उंगलियां, दोनों हाथों की उंगलियां लटक रही हो जैसे एकनाइट्स में। और फिर इसके बाद में है ग्रंथिमय, जैसे आमा हल्दी में ऐसा लगता है कि एक जगह पर भोजन आकर इकट्ठा हो गया है। फिर उसके बाद है मणिकामय, मोती के समान थोड़ी थोड़ी दूरी पर भोजन इकट्ठा होता है और जैसे कि करेला में। और उसके बाद में है वलयित जड़ें। तो हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले है कंदिल जड़ें। तो होता क्या है शकरकंद में, शकरकंद में जो उसका तना है, कलर ले लेते हैं, तने में से जो ये तना इस तरह से जा रहा है, इस तने की पर्व संधि से जड़ निकलती है और वो जड़ निकलकर नीचे जाती है और इन जड़ों में जब भोजन इकट्ठा हो जाता है तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है, इस तरह से फूल जाती है। इस तरह की जड़ों को कंदिल जड़ें कहा जाता है। कौन सी जड़ें कहा जाता है? कंदिल जड़ें। और ये पाई जाती है शकरकंद, जिसको हम सामान्य भाषा में सकला बोलते हैं। ठीक है, अगला ये है कंदगुच्छ जड़ें। इसमें क्या होता है कि गुच्छे में बहुत सारी जड़ें, गुच्छे में जितनी भी जड़ है वो रेशेदार जड़। इसमें क्या हुआ था, कहाँ से निकली थी? बाहर से पर्वसंधि से जड़ निकलकर नीचे गई थी
और इसमें क्या होता है, बहुत सारी जड़ें होती हैं जो इस तरह से भोजन इकट्ठा करके गुच्छा बना लेती हैं, तब इन्हें कहा जाता है कौन सी जड़ें, कंद गुच्छ जड़ें। ये प्रॉपर रूप से रेशेदार जड़ होती है जो भोजन इकट्ठा करके जो है गुच्छा जैसा बना लेती है। ये इस तरह की जड़ पाई जाती है डहेलिया में। डहेलिया पुष्प सब जानते होंगे, ठंड में बड़े बड़े पुष्प होते हैं, ये एक पेड़ में एक या दो ही लगते हैं, उनमें इस तरह के कंद पाए जाते हैं। इनको फिर ठंड जैसी खत्म होती है तो ये पुष्प निकलने बंद हो जाते हैं। तो गमला खाली करने के बाद माली क्या करता है, इन कंदों को रख लेता है और बाद में अगले वर्ष पुनः ठंड आने के पहले गमले में इनको लगा दिया जाता है। अगली जड़ें हैं हस्ताकार जड़ें। इसमें क्या होता है, इसमें जड़ पहले तो सिंपली ऐसे होती है, फिर ऐसा लगता है कि किसी के हाथ जो है, हाथ की उंगलियां, दोनों हाथ बांधकर कोई खड़ा है और उंगलियां इस तरह से लटक रही हैं, तो इस तरह की जड़ को कहा जाता है हस्ताकार जड़ें। और ये पाई जाती है एकोनाइट्स में। किसमें पाई जाती है, इसमें ऊपर ऐसा हाथ जैसा लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हस्ताकार जड़ें। ये पाई जाती हैं एकोनाइट्स नामक पौधे में पाई जाती है। इसके बाद है आगे ग्रंथिमय जड़ें। ये पाई जाती हैं आमा हल्दी में। इसमें क्या होता है, ये जमीन है, यहाँ से ये जो जड़ निकली है, इनमें अंतिम हिस्से में यहाँ पर भोजन इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह की जड़ों को ऐसा लगता है ग्रंथियां हो गई हैं, तो इसे कहा जाता है ग्रंथिमय जड़ें। और ये पाई जाती है आमा हल्दी। आमा हल्दी को औषधि के रूप में आयुर्वेद इलाज में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है मणिकामय जड़ें। तो मणिकामय जड़ें में कैसी होती है, इस तरह से बीच बीच में फूली हुई रहती है। ये बीच बीच में इस तरह से फूली हुई रहती है और बीच बीच में भोजन इकट्ठा रहता है, तो इन्हें कहा जाता है, क्योंकि रेशेदार जड़ें गुच्छे में होती हैं, ज्यादा मात्रा में होती हैं, तो ये एक ही स्थान पर हमें ऐसे बहुत सारी दिखाई देती हैं। इस तरह की जड़ें जब निकलती हैं तो उन्हें कहा जाता है मणिकामय जड़ें। और ये जड़ें पाई जाती हैं करेले में। मणिकामय जड़ें, ये जड़ें करेले में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती है, करेले में। उसके बाद अगली जड़ें हैं वलेद जड़ें। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं उनमें ये इस तरह से रिंग के समान दिखाई देते हैं। ये इस तरह से रिंग के समान दिखाई देते हैं। इस तरह से रिंग रिंग दिखाई देते हैं, तो इन्हें कहा जाता है, ऐसा लगता है बहुत सारे वलय एक के ऊपर एक पड़े हैं, इसीलिए इन जड़ों को कहा जाता है वलेद जड़ें। और ये पाई जाती हैं एपीकॉक में। किसमें पाई जाती है, एपीकॉक नामक पौधे में पाई जाती है। तो ये रेशेदार जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा, भोजन संग्रह हेतु मांसल जड़ें, जिसमें कंदिल शकरकंद में, कंदगुच्छ डहेलिया में, हस्ताकार एकोनाइट्स में, ग्रंथिमय आमा हल्दी में, मणिकामय करेले में मोती के समान, और वलेद इसमें पाई जाती है एपीकॉक में। इसमें ये खत्म हो गया अपना। नेक्स्ट है रेशेदार जड़ों की जगह ऐसी जड़ें जो यांत्रिक कार्य हेतु, ऐसी जड़ें जो यांत्रिक कार्य हेतु अपने रूप को बदल लेती हैं। ऐसी जड़ें जो यांत्रिक कार्य हेतु अपने रूप को बदल लेती हैं, वो कौन कौन सी हैं? जड़ों का रूपांतरण पहला वाला जो अपन ने पढ़ा भोजन संग्रह हेतु था, अब है यांत्रिक कार्य हेतु। यांत्रिक कार्य का मतलब सहारा देने के लिए, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्गनेस बनाने के लिए यांत्रिक कार्य हेतु जड़ें रूपांतरित होती है। तो उसमें पहला है सहारा देने के लिए होती है स्तंभ जड़ें। ये पाई जाती है बरगद में। फिर दूसरा नंबर पे होती है जटा जड़ें। ये पाई जाती हैं
गन्ने में, ये गन्ना में पाई जाती है। फिर इसके बाद में अगला जो है वो है पुष्ता जड़ें, ये पीपल में पाई जाती है। और आरोही जड़ें ये पान में पाई जाती है। आरोही जड़ें ये पान में पाई जाती है। ठीक, अब देखते हैं अपन स्तंभ जड़ें। आपने देखा होगा जो बरगद का वृक्ष होता है वो बरगद का वृक्ष इस तरह से होता है। ये चौक दिखती नहीं है, ये इस तरह से लगा होता है। और इसमें जो वृक्ष का शेप होता है वो इस तरह से होता है। ये बरगद का वृक्ष ज्यादा ऊंचा नहीं होता, धरती के बहुत पास में रहता है, लेकिन चौड़ाई में फैल जाता है। ऐसे में उसका जो संतुलन है वो बिगड़कर गिरने की संभावना अधिक रहती है। अतः इसमें क्या होता है, इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं में से, ऐसे बहुत सारी शाखाएं इसकी फैली हुई होती हैं, तो उन शाखाओं में से जड़ें निकलती हैं और जड़ें निकलकर जमीन तक जाती हैं। इनसे जो इसकी नीचे नीचे की शाखाएं हैं उनमें से जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें धीरे धीरे जमीन तक जाती हैं, जिससे पौधे को क्या मिल सके, सहारा मिल सके। तो ऐसी जड़ों को कहा जाता है स्तंभ जड़ें। ये कहाँ से निकली हैं, तने से निकली हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्तंभ जड़ें। ये पौधे को आधार सहारा प्रदान करती है। अगली जड़ें हैं जटा जड़ें। आपने में से यदि किसी ने खेत में गन्ना लगा हुआ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें बीच बीच में ऐसी पर्व संधियां पाई जाती हैं। नीचे तो यहाँ जमीन के अंदर तो जड़ें होगी ही। अब चूंकि गन्ना जो है इस पे सारी पत्तियां यहाँ पर पाई जाती है, यानी ऊपर भार अधिक होता है, ऊपर बहुत ज्यादा भार होता है, गन्ना बिल्कुल सिंगल नीचे है। तो उसको संभालने के लिए इसकी पर्व संधियों से पतली पतली नारियल की जटा के समान जड़ें निकलती हैं और वो निकलकर जमीन में पहुंचती हैं, पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। तो ऐसी जड़ों को कहा जाता है कौन सी जड़ें, जटा जड़ें। और ये किसमें पाई जाती हैं, गन्ने में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर है पुष्ता जड़ें। पुष्ता जड़ें को आप समझ लें पटिया जड़ें। पटिया सब समझते हैं, लकड़ी की चौड़ी पट्टी जो पतली हो। यदि आपने देखा होगा किसी ने भी पीपल का पेड़, तो पीपल का पेड़ अपन ने देखा कि ये बहुत ही तना इसका बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, ये इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, ज्यादा मोटा तना नहीं होता और चिकना तना होता है। ये पेड़ इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें इसको अच्छे से आधार देने के लिए नीचे तो जो जड़ें हैं ही, कुछ जड़ें जो हैं ये इस तरह से जमीन के ऊपर भी निकली हुई रहती है। ये चौड़ी और चपटी होती है और इस तरह से जमीन में आसपास भी फैली हुई दिखाई देती है। इनका कुछ कुछ हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी जड़ों को पुष्ता जड़ें कहा। ये पटिया के समान होती है, चिकनी होती है, चौड़ी और चपटी होती है। उसके बाद है आरोही जड़ें। आरोही जड़ें कैसी होती हैं, सब ने आप लोगों ने पान का पेड़ तो उतने अच्छे से नहीं देखा होगा, लेकिन सबने मनी प्लांट जरूर ही देखा होगा। उसमें आप देखिए यदि ये कोई बांस रखा हुआ है या कोई भी आधार है, ये आधार यदि मिल जाएगा तो उस आधार पर जो मनी प्लांट है वो इस तरह से लिपटता जाता है, इस तरह से लिपटता है और इसमें से क्या निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं और इस तरह से इसमें पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां निकलती जाती हैं। और आप देखेंगे कि जिस आधार पर ये टच हो रहा है वहां पर बहुत बारीक बारीक जड़ें, इवन बांस ना होकर यदि दीवार भी हो तो मनी प्लांट के तने में से ऐसी जड़ें निकलती हैं और निकलकर दीवार में या जो भी आधार उनको मिल रहा है उससे चिपक जाती हैं, यानी आरोहण करने में
सहायता प्रदान करती हैं। ऐसी जड़ों को आरोही जड़ें कहा जाता है। जैसे कि पान में, मनी प्लांट में ये जड़ें पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जड़ों के अगले रूपांतरण। जड़ों के रूपांतरण और किस किस लिए होते हैं? देखिए, पहला अपन ने पढ़ा भोजन संग्रह करने हेतु, फिर अपन ने पढ़ा यांत्रिक कार्य हेतु। अब अपन पढ़ रहे हैं जड़ों के रूपांतरण किस कार्य के लिए? जैविक कार्य हेतु। जैविक कार्य यानी जैसे पोषण के लिए, है ना, तो पोषण प्राप्त करना है उसके लिए या अन्य कार्यों के लिए। तो उसमें पहला है स्वांगी कारक। पहला है स्वांगी कारक। स्वांगी कारक यानी जो भोजन को ग्रहण करने में, बनाने में सहयोग प्रदान करे, परजीवी। स्वांगी कारक जैसे कि अमरबेल, सिंघाड़ा में और गिलोय में। फिर दूसरा परजीवी जैसे कि अमरबेल में। फिर उसके बाद जो अगला है, ये स्वांगी कारक यानी भोजन बनाने में सहयोग करती है जड़, ये परजीवी है। अमरबेल जैसा ये दूसरे पौधे से भोजन को ग्रहण करने के लिए सहायता करती है। फिर है अधिपादप, दूसरे पेड़ पर जो लगने वाले पौधे हैं, कोटर में लगने वाले जो पौधे हैं, उनमें ये जड़ें पाई जाती हैं और वातावरण से पानी को अवशोषित करके पौधे को प्रदान करती हैं। ये ऑर्किड जो कोटर वगैरह में लगते हैं उनमें पाई जाती है। वेंडा जड़ें जो कि स्पॉन्जी होती हैं। फिर प्लावी जड़ें, तैरने में सहायता करने वाली जड़ें, जैसे कि जलकुंभी में और पिस्टिया में पाई जाती हैं। जो पौधा है वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, डूबता नहीं है इसकी सहायता से। फिर पांचवा है प्लावी जड़ों के बाद में अगला है संकुचनशील जड़। संकुचनशील जड़ ऐसी जड़ें, ये बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि कश्मीर वगैरह में जो केसर लगता है उसमें ये जड़ें पाई जाती हैं। और ये जड़ें अपने आवश्यकता के आधार पर अपनी जड़ को जमीन में अच्छे से स्थापित करने के लिए ये क्या करती हैं, अपनी जड़ों को कभी गहराई में ले जाती हैं और कभी ये गहराई से दूर ही ले आती हैं, ऊपर की तरफ खींच लेती हैं। तो ऐसी जड़ें पाई जाती हैं संकुचनशील जड़ें किसमें? केसर में। चले देखते हैं स्वांगी कारक जड़ें, ये पाई जाती है सिंघाड़ा और गिलोय में। ये शुरू में हरे रंग की होती हैं और हरे रंग के होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे भोजन बनता है और ये भोजन को अवशोषित करने में सहायता करती है। दूसरी जड़ें हैं परजीवी जड़ें। अमरबेल, ये अमरबेल सब जानते हैं पीले रंग की होती है, उसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होता, अतः बना बनाया भोजन इनको चाहिए होता है। अमरबेल दूसरे पेड़ पर लिपट जाती है, किसी भी पेड़ पर जिसके पास में ये लगती है पूरी लिपट जाती है और उसी से पूरा भोजन अवशोषित करती है। तो अब भोजन को अवशोषण करने के लिए इसमें से जड़ें निकलती हैं अमरबेल से और दूसरे पौधे से भोजन को अवशोषित करती हैं। आम एक जड़ तो होती है जो जमीन में स्थिर करती है, दूसरी जड़ भोजन का अवशोषण करती है। उसके बाद है अधिपादप जड़ें, ऑर्किड या वेंडा। आपने देखा होगा कुछ जो बहुत पुराने वृक्ष होते हैं उनकी शाखाओं में ऐसा कोटर बन जाते हैं और इन कोटरों में धीरे धीरे मिट्टी जम जाती है, इनमें भी पौधे लग जाते हैं। तो उन पौधों में एक पौधा है जैसे कि ऑर्किड। आप क्या होता है, उसकी जो जड़ें होती है, ऑर्किड लगे हुए हैं इस तरह से और इसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में पौधे को स्थिर तो कर लेती हैं लेकिन पानी उनको नहीं मिल पाता, नीचे कोटर है। तो इसमें से फिर जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें स्पॉन्जी होती हैं, वातावरण में लटकी रहती हैं और लटके हुए में वो हवा से पानी को अवशोषित करती हैं और पौधे को प्रदान करती है।
इन्हें कहा जाता है अधिपादप जड़ें। पौधे के ऊपर ये उगती है। फिर है प्लावी जड़ें। जलकुंभी वगैरह में जो पत्तियां होती हैं इस शेप की उसकी, और ये पानी की सतह है, ये पानी की सतह है। इस पानी की सतह पर ये जलकुंभी की पत्तियां जो हैं ये तैरती रहती हैं, ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। और यदि हम इनके नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर इनमें जड़ें पाई जाती हैं। इनमें जड़ें होती हैं, इससे ऐसे रेशे जैसे निकले हुए होते हैं, और इन जड़ों में खाली स्थान बहुत होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। उस हवा के कारण ये जड़ें हमेशा तैरती हुई रहती है और तैरते हुए ये पौधे को पानी के तल पर बनाए रखती है। अगली है संकुचनशील जड़ें। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कश्मीर में जहाँ केसर होता है, या संसार में जिस जगह भी केसर होता है, इसकी जड़ें भूमि में पौधे को स्थापित करने के लिए कभी गहराई तक जाती हैं और कभी गहराई से ऊपर की ओर आ जाती हैं, संकुचित होती हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है संकुचनशील जड़। तो यहाँ पर हमारा जड़ समाप्त हो गया। हमने जड़ों में पढ़ा, जड़ पहले पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े, और 3 प्रकार थे। तीनों प्रकारों में फिर अपन ने मूसर जड़ के रूपांतरण पढ़े, अपन ने रेशेदार जड़ के रूपांतरण पढ़े, और फिर अपन ने पढ़ा जड़ें और कौन कौन से, जो पानी अवशोषित करने के अलावा और कौन कौन से कार्य करती हैं। यांत्रिक कार्य करती हैं, जैविक कार्य करती हैं, भोजन संग्रह करती हैं, और किस किस में ये पाई जाती है उनके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पौधे का जो दूसरे नंबर का भाग है तना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तने के बारे में अपन पढ़ते हैं, और तने के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं तने की विशेषता। तना, जिसे स्टेम भी कहा जाता है, तना ये पौधे का बाहर जमीन के ऊपर का भाग है। इसकी विशेषताएं: तना प्रांकुर से अंकुरित होता, बीज में एक रचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं प्रांकुर। जैसे जड़ जो है वो मूलांकुर से अंकुरित होती है, ये प्रांकुर से अंकुरित होता है। फिर दूसरा, इसमें दूसरी विशेषता, तने में यदि आपको जड़ और तना कोई दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे? तने में पर्व संधियां पाई जाती हैं, जड़ में ये नहीं पाई जाती। पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। जो तना है, तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश की ओर जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, गुरुत्व के विपरीत जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है अगली विशेषता इसकी, तने में कलिकाएं पाई जाती हैं। अग्रस्थ कलिका, जिससे लंबाई बढ़ती है, अग्रस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका, पत्ती के कक्ष में निकलने वाली कलिका, व पार्श्व कलिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जड़ में ये नहीं पाई जाती। तने में ये पाई जाती हैं। फिर तने में शाखा, पत्ती, व पुष्प लगते हैं, जड़ में ये नहीं लगते।
जो तना होता है इसमें जो शाखाएं निकलती हैं, पत्ती निकलती है, पुष्प निकलते हैं, तने में से जो है पर्वसंधियां निकलती हैं। और एक और चीज जो अंतर है तने और जड़ में कि तने में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तने में बहुकोशिकीय रोम होते हैं जबकि जड़ में एक कोशिकीय रोम होते हैं। इसे भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ठीक, तो ये है तने की विशेषता। तना प्रांकुर से अंकुरित होता है। बीज में दो भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से जड़, प्रांकुर से तना उत्पन्न होता है। तने को प्ररोह भी कहा जाता है। तने में पर्वसंधियां पाई जाती है। तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, प्रकाश की ओर जाता है। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व के विपरीत जाता है। तने में अग्रस्थ कलिका होती है, कक्षस्थ कलिका होती है, पार्श्व कलिका होती है। जड़ में ये नहीं होती। तने में शाखाएं, पत्ती और पुष्प लगते हैं, जड़ में नहीं लगते। तने में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जबकि जड़ में एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ठीक है, आप तने की विशेषताएं पढ़ने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं तनों में कलिकाएं पाई जाती है। अभी पढ़ने पढ़ा तो कौन कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं। तने में पाई जाने वाली कलिकाएं, बड्स जिसको अपन बोलते हैं। अभी आप लोग बड्स से केवल ये समझते हैं कि पुष्प की कलिका निकलती है और उससे जो पुष्प है निकलता है, बस। जबकि ऐसा नहीं है। कलिका से शाखाएं भी निकलती है, पत्ती भी निकलती है। तो तने में जो पाई जाने वाली कलिका है वो है एक अग्रस्थ कलिका। पहला है अग्रस्थ कलिका, तने के बिल्कुल अग्रभाग में पाई जाती है। और जो दूसरी अग्रस्थ कलिका को शीर्षस्थ कलिका भी कहा जाता है। अग्रस्थ या शीर्षस्थ सबसे अग्रभाग में पाई जाने वाली। और दूसरी होती है पार्श्व कलिका। ये पार्श्व कलिका पर्वसंधियों में अधिकतर निकलती है। इस पार्श्व कलिका को भी में अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। इसमें भी है कक्षस्थ कलिका, फिर इसमें कक्षस्थ कलिका जो पत्ती के कक्ष से निकलती है, फिर सहायक कलिका, कक्षस्थ कलिका के मध्य से और तने के मध्य से एक और कलिका निकलती है जिसको हम सहायक कलिका बोलते हैं। और बाह्य कक्षस्थ कलिका, बाह्य कक्षस्थ कलिका, बाह्य कक्षस्थ कलिका वो कलिका होती है जो इन दोनों के अलावा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा है अपस्थानिक कलिकाएं। जब कोई भी कलिका इन सब स्थानों के अलावा, यानी अग्रस्थ और पार्श्व के अलावा किसी पत्ती से या किसी शाखा से, किसी जगह से उत्पन्न होती है तो उसे कहा जाता है अपस्थानिक कलिका। किसी किसी में ये प्रजनन के काम भी आती है। अब देखें अग्रस्थ कलिका। कोई भी पौधा जब उत्पन्न होता है तो उसमें इस तरह से पहले पत्ती निकलती है, फिर क्या होता है धीरे धीरे उसमें एक पत्ती, दो पत्ती है, तो फिर धीरे से इसमें ऐसे बड्स निकलती है और वो बड्स बड़ी हो जाती है, पत्ती बनाती है। फिर इसमें एक और बड निकलती है, यही बड बड़ी होकर पत्ती बनाती है, और बड निकलती है, और यही बड कुछ समय पश्चात हम देखेंगे तो इससे और पत्ती निकलती। इस तरह धीरे धीरे पौधा बड निकलती जाती है और जो पौधा ऐसे बड निकलेगी, बड़ा। तो सबसे जो अग्रभाग होता है वहां पर जो कलिका पाई जाती है जो तने की लंबाई को बढ़ाती है उसे हम कहते हैं अग्रस्थ कलिका या शीर्षस्थ कलिका। बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि किसी भी पौधे की अग्रस्थ कलिका को तोड़ दिया जाए तो पौधे के तने की लंबाई रुक जाती है, क्योंकि शीर्षस्थ कलिका ही तने की लंबाई को बढ़ाती है। ठीक, अब पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिका में भी इस कलिका को हम क्या बोलते हैं, कौन सी कलिका, अग्रस्थ या शीर्षस्थ कलिका। पौधे की लंबाई बढ़ने से रोकनी है तो इसे तोड़ दिया जाए तो शाखन होने लग जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद में है कौन सी कलिकाएं, पार्श्व कलिकाएं। अब और सहायक कलिकाएं। तो पार्श्व कलिकाएं में पहली है कक्षस्थ कलिका। ये पौधा है,
पौधे में पर्व संधियां होंगी तने में। पर्व संधि से जब ये कलिका निकलती है और यही कलिका आगे चलकर इसमें से शाखा निकलती है या फिर पत्ती निकलती है। तो शाखा निकलती है या पत्ती, तो ऐसी कलिका को तब कौन सी कलिका कहा जाता है? पार्श्व कलिका। कौन सी कलिका है ये? पार्श्व कलिका। और जब ये पर्व संधि से बाजू से निकलती है तो इसे क्या, कौन सी कलिका कहा जाता है? कक्षस्थ पार्श्व कलिका। ठीक है। अब ये पत्ती लगी हुई है और इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पर कलिका निकल रही है, तो इसे कहा जाता है सहायक कलिका। इससे पुष्प भी निकल सकता है या अन्य पत्ती भी निकल सकती है। फिर बाह्य कक्षस्थ कलिका, जब पर्व संधि के मध्य से ना तो सहायक कलिका ना पार्श्व कलिका के स्थान से कहीं और से कोई कलिका निकलती है तो उसे कहा जाता है बाह्य कक्षस्थ कलिका। फिर तीसरा है अपस्थानिक कलिका। तो ये सभी स्थान अग्रस्थ कलिका, सहायक, कक्षस्थ, पार्श्व, इन सब कलिकाओं के स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान से, किसी पत्ती में या किसी की शाखा में यहाँ पर ऐसी कलिका निकलती है तो उन्हें कहा जाता है अपस्थानिक कलिका। ठीक है। अब आगे बढ़ते, ये समझ में आ गया होगा आपको। अग्रस्थ कलिका, अग्रस्थ भाग में पार्श्व कलिका 3 प्रकार की, कक्षस्थ पर्व संधि से निकल